एक तेज आवाज सुनकर सुमित चौंक कर जाग जाता है। पर्दों से छनकर आती चांद की हल्की रोशनी को छोड़कर कमरे में अंधेरा है। सुमित बिस्तर पर बैठ जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज होती है और वो जिस आवाज को सुनकर नींद से उठकर बैठ जाता है उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। दिखता है तो घना सन्नाटा और अंधेरा जो लगभग दम घोटने वाला होता है, मानो उस कमरे में सांस रुक गई हो। सुमित घड़ी की ओर देखता है जिसमें रात के 3:47 बजे हुए होते हैं। यह वही समय है जब पूरी ताकतें सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। तभी उसे दादी द्वारा बताई हुई पुरानी कहानी याद आती है जिससे उसकी हड्डियां जम जाती है। आत्माओं और छायाओं की कहानियां जो दुनिया के सो जाने पर आजादी से घूमती है। डरा हुआ सुमित डर को भगाने के लिए खुद से कहता है कि अंधविश्वास का समय नहीं है। आवाज किसी चीज की भी हो सकती है। हो सकता है वो आवाज खिड़की से टकराने वाली टहनी की हो, या हो सकता है कचरे के डिब्बे को गिराने वाली पड़ोस वाली बिल्ली की। इन सभी बातों के बावजूद सुमित के अंदर डर की नदी बहना शुरू हो जाती है। हर गुजरते समय के साथ वो तेज होती रहती है। सुमित अपने पैरों को बिस्तर के किनारों तक लेकर आता है और कमरे के ठंडे फर्श पर रखता है, और वो अपना पूरा ध्यान उस आवाज की तरफ लगाता है और उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसे सुराग दे सके कि वो आवाज कहां से आई है। जिस कमरे में आज सुमित रुका है वो कमरा पुराना है। काम के सिलसिले में कन्याकुमारी जाते समय रात हो गई, इस वजह से उसने ऑनलाइन रेंटल गेस्ट हाउस में इस घर को चुना जिसके फर्श की लकड़ी चरमरा रही है और खिड़कियां खड़खड़ा रही है। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। आज की रात की हवा में एक अनजाना तनाव है, जैसे कुछ अनहोनी हुई हो। जैसे ही सुमित अपने पैरों पर खड़ा होता है उसकी नजरें बेडरूम के दरवाजे पर जाती है जो थोड़ा खुला हुआ है। उसे साफ साफ याद आता है कि सोने से पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया था। तो फिर ये खुला कैसे? क्या वो हवा से खुला, या कोई आया था, या पहले से ही उस कमरे में कोई मौजूद था? एक के बाद एक सवाल सुमित को सताने लगते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए सुमित दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसके वजन से फर्श धीरे धीरे चरमरा रहा है। सुमित दरवाजे के बाहर झांकता है जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां उसे हवा में ठंडक और नमी दोनों महसूस हो रही है। सुमित कमरे के लाइट स्विच की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां स्विच को छूती है घर के अंदर फिर से एक आवाज गूंजती है, एक हल्की खरोच, जैसे कि फर्श पर कुछ घसीटा जा रहा हो। आवाज सुनते ही सुमित की सांस उसके गले में ही अटक जाती है। इस सिचुएशन में सुमित की आंखें उस आवाज को फॉलो करती है जो फर्श से आ रही होती है। सुमित के लॉजिकल हिस्से वाला दिमाग उसे लाइट चालू कर आवाज का पता लगाने का सिग्नल देता है, तो वही उसका अंतर्मन सुमित को छुपे रहने या कोई भी आवाज न करने की चेतावनी देता है। सुमित अपने जजमेंट को अनदेखा करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करता है। नीचे उतरते समय अनजान आवाज के डर की वजह से सुमित के दिल की धड़कन उसके कानों में गूंजती है, क्योंकि रूम के अंदर से खरोचे जाने की आवाज लगातार आती रहती है और वो हर कदम के साथ तेज होती जाती है। सुमित जैसे तैसे लिविंग रूम के कोने में जाता है और जो कुछ वो देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। सुमित देखता है कि कमरे के बीच एक आकृति खड़ी है। उसकी पीठ सुमित की ओर है। वो आकृति लंबी है, अस्वाभाविक रूप से लंबे अंगों के साथ, जो बाहर सड़क से आने वाली मंद रोशनी में दूर तक अधिक विचित्र दिखाई दे रही है। ये नजारा देखकर सुमित के दिमाग में दौड़ धूप मचती है। सेकंड के 10वें हिस्से में उसके मन में सवाल का सैलाब आता है। ये कौन है, क्या है, और इस घर में ये क्यों है? वो पीछे हटने, पुलिस को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसका शरीर हिलने से मना कर देता है। वो एक जगह जम गया है,
एक ऐसे डर में जकड़ा हुआ है जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी अचानक काले अंधेरे में खड़ी वो विचित्र और डरावनी आकृति पलटती है और ये नजारा देख सुमित की सांसें अटक जाती है। उस साय का चेहरा इंसान का नहीं है, कम से कम पूरी तरह से नहीं। ये एक मानव के चेहरे का विकृत रूप है जिसमें खोखली आंखें हैं जो पूरे समय सुमित को घूरे जा रही थी। उस साय का मुंह एक विचित्र मुस्कान में बदलता है जिसमें तीखे कांटेदार दांत दिखाई देते हैं। इससे पहले कि सुमित कुछ कर पाता, वो आकृति उस पर झपट पड़ती है। लंबे हाथ भयानक गति से आगे बढ़ते हैं। सुमित पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब करने में बहुत देर हो चुकी होती है। उतने में ही वो विचित्र आकृति उसे पकड़ लेती है। आकृति की बर्फ जैसी ठंडी पकड़ से सुमित की शरीर में दर्द का झटका लगता है। अंततः सुमित चीखता है, उस काली आकृति की पकड़ में बेतहाशा छटपटाता है, लेकिन जितना ज्यादा वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, उस भयानक काले प्राणी की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती है। जब तक कि सुमित सांस नहीं ले पाता, सोच नहीं पाता। सुमित के पास अपने चारों ओर घिरे अंधेरे के आगे झुकने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। और जैसे ही सुमित बेहोश होने लगता है, वैसे ही काले साए का प्राणी उसे छोड़ देता है। सुमित फर्श पर गिर जाता है, सांस लेने के लिए हांफता है। उसकी नजर किसी खोज में भटकती है। जब वह ऊपर देखता है तो भयानक प्राणी कहीं पर भी नजर नहीं आता, मानो जैसे कि वो वहां कभी था ही नहीं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन एक डर भी बना रहता है जो सुमित के दिमाग में चलता रहता है। क्या ये कोई बुरा सपना था या नींद की कमी के कारण कोई भ्रम? ये कुछ और था, कुछ और ज्यादा भयानक। जब सुमित वहां बैठा, कांपता हुआ और अकेला, सुमित को एहसास होता है कि सबसे बुरा हिस्सा वो भयानक प्राणी नहीं है, बल्कि ये है कि वो जो भी है वो अभी भी वहीं पर है, अंधेरे में बैठा हुआ, फिर से हमला करने के लिए सही समय के इंतजार में।